सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइट होता है। ये 1 है, यहां से 2 पे जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है ना। वापस आते समय भी ये 3 से 2 पे आ सकता है, सीधे आ सकता है, इस तरह से। यहां क्या है कि कई तरह के संक्रमण पॉसिबल हैं, पर क्या सभी संक्रमण हमको स्पेक्ट्रम देते हैं? सभी तरह के ट्रांजिशन से हमको स्पेक्ट्रम की लाइन मिलती है क्या? नहीं मिलती। वास्तव में सिलेक्शन रूल हमको ये जानने में मदद करता है, ये बताता है कि किस ट्रांजिशन से, किस संक्रमण से स्पेक्ट्रम की लाइन मिल रही है हमको। तो संक्रमण वर्ण नियम देखिए लिखा हुआ है, इन जनरल द जनरल स्टेटमेंट दैट डिसाइड बिटवीन विच लेवल ट्रांजिशन विल गिव राइज टू ए स्पेक्ट्रल लाइन। कौन सा ट्रांजिशन हमको स्पेक्ट्रमी रेखा देगा, कौन से संक्रमण से हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा, यही जानना सिलेक्शन रूल कहलाता है। तो अब सिलेक्शन रूल अलग अलग तरह के संक्रमण के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए अलग हो सकता है, वाइब्रेशनल के लिए अलग है, रोटेशनल के लिए अलग है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले तो जानिए कि फॉर अ गिवन सिस्टम सिलेक्शन रूल कैन बी deduced by deciding for which transition the integral transition moment must necessarily have a zero value. Various selection rules, कई तरह के सिलेक्शन रूल हैं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक दिया हुआ है फंक्शन साई एन क्यू। फार्मूला जो इसके लिए यूज होगा वो फंक्शन ऑफ साई एन क्यू ई एक्स सिग्मा ई एक्स जे डी क्यू। ये जस्ट फार्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं, बहुत हायर लेवल पे है, ये हमारे लिए नहीं है। हमको सिर्फ ये जानना है कि इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी संक्रमण या किसी भी स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए जानना है वर्ण नियम, मान लीजिए प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर रहे हैं आप, और जानना है कि यहां वर्ण नियम क्या होगा, तो आपको रोटेशनल वेव फंक्शन की वैल्यू इनमें साई एन की जगह पुटअप कर देनी है, वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए जानना है तो वाइब्रेशनल वेव फंक्शन की वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अब यहां दे रहा है डिडक्शन ऑफ सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल प्राप्त करते हैं हम। 1 मिनट रुक जाइए।
इसको समझते हैं हम। मान लीजिए कि कंसिडर द पार्टिकल इन अ बॉक्स सिस्टम टू डिड्यूस selection rule. Treat particle to be an electron and the balancing charge to be symmetrically distributed at the midpoint of the well. The dipole moment is given by. मान लीजिए कि आपने क्वांटम श्रोडिंगर इक्वेशन जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो मान लीजिए पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में है और इस बॉक्स में पूरा चार्जेस सिमेट्रिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिड पॉइंट पे सिमेट्री कहां पे है, मिड पॉइंट पे सिमेट्री। सिमेट्री मतलब समझते हैं बराबर है, बीच में एकदम इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगल बगल चार्जेस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है। तो ऐसे में जो डाइपोल मोमेंट होगा इस इलेक्ट्रॉन का वो दिया जाएगा म्यू इज इक्वल टू ई वाई, जहां ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वाई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो वाई इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ पोटेंशियल वेल। सेंटर, इस सेंटर से। तो ऐसी कंडीशन में जो इंटीग्रेशन करते हैं हम इसका, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो है आपका म्यू एक्स इंटू एम नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू साई एन एक्स साई एम dx। ये फॉर्मूला है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स। अब ध्यान दीजिए साइड वाले डायग्राम, साइड वाले डायग्राम में इसकी वैल्यू है a बाई टू माइनस और इसकी वैल्यू है प्लस a बाई टू। बीच का पॉइंट सिमेट्री को दर्शाता है, ये है y, चार्ज सिमेट्री सेंटर में। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसका रिजल्ट मस्ट बी नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होगा तो फिर वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां देखिए, फॉर द डिडक्शन ऑफ सिलेक्शन विल कंसीडर द सिमेट्री ऑफ द थ्री फंक्शंस साई एन, ई वाई एंड साई एन दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 इक्वेशन जो भी हमारा है इसमें तीन फंक्शंस हैं, साई एन, साई एम और ई एक्स या ई वाई। ठीक है, मैंने ई एक्स लिखा हुआ है, ये ई वाई है क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारा चेंज देखना है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम with y at the center is convenient for the symmetrical distance. The coordinate y, that is ey, is an odd or anti-symmetric function because it changes sign at the origin. तो सबसे पहले हम बात करते हैं y की। y सेंटर में सिमेट्रिक है, लेकिन y itself एक एसिमेट्रिक फंक्शन होगा। इसलिए एसिमेट्रिक होगा क्योंकि y का साइन लेफ्ट साइड माइनस है और राइट साइड क्या है, प्लस है। ये पहला। इसमें ये बताया जाता है कि ऑल द वेव फंक्शन आर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अबाउट देयर ओरिजिन। हर एक वेव फंक्शन जो होता है अपने ओरिजिन पॉइंट्स के सापेक्ष या तो सममित हो सकता है या तो असममित हो सकता है। ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट पे उसका अगर हम डिवीजन करें तो या तो वो सिमेट्रिक होगा या तो एसिमेट्रिक होगा। यहां पर दिया हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशन एट द ओरिजिन दीज आर आइदर इवन और ऑड फंक्शन। सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक को बोला गया इवन या ऑड। अब यहां कुछ बातें ध्यान रखना, यहीं से आपके पॉइंट्स की मेन बात है। शुरू की चीजें आप इक्वेशन के रिलेटेड दे सकते हैं, यहां से मैं पढ़ रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे
all the wave functions are symmetric or anti-symmetric about their origin. That is, these are either even or odd functions. हर जो तरंग फलन है साई है वो अपने ओरिजिन के सापेक्ष सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक हो सकता है, यानी इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है. If the product of three functions of the integral equation is an odd function, the result of integration over the left hand of the potential well will be exactly cancel the contribution from the moment from the integration over the right hand half. अब अगर मान लीजिए यहाँ कंडीशन बोल रहा है कि अगर मान लीजिए तीनों फंक्शंस साई एम और ई वाई ये तीनों ऑड हैं किसी वेव फंक्शन के लिए, किसी के लिए ऑड है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा कि राइट साइड की हाफ वैल्यू लेफ्ट साइड की हाफ वैल्यू द्वारा नष्ट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी. फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आप देखें, hence transition moment will be zero for the transition from n to n or n to m if both nm are odd or even numbers. यही खास बात है कि थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल है इसलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. इफ psi m and ey are odd at origin, integration of half left will be cancelled by integration of half right. इसका मतलब अगर n और m में ट्रांजिशन है या n और m में ट्रांजिशन है और दोनों या तो इवन है या तो ऑड है, यानी दोनों n m आइदर इवन है, n m इवन है या n m ऑड है. जैसे 1 3 हो, 1 या 2 4, तो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू अगर ऑड नंबर है या पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू इवन नंबर है तो ट्रांजिशन नहीं होगा. सीधा मतलब ये है, सिलेक्शन रूल कहते हैं कि ऐसे में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं. ट्रांजिशन कब पॉसिबल है? ट्रांजिशन पॉसिबल है जब फर्स्ट वैल्यू ऑड हो, सेकेंड वैल्यू इवन हो, या फर्स्ट वैल्यू इवन हो, सेकेंड वैल्यू ऑड हो, तो ट्रांजिशन पॉसिबल है. ओवरऑल इतने डिस्कशन का मतलब ये निकला कि ऊपर दिए गए फार्मूले के आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर उस फार्मूले के तीन फंक्शंस की वैल्यू शुरुआत में ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है. पहली कंडीशन मान लो कि ऑड है, तो ऐसे में हाफ लेफ्ट वैल्यू हाफ राइट वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन अगर इन तीनों की वैल्यू इनिशियल ओरिजिन में इवन है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें लेफ्ट हाफ की वैल्यू कुछ और होगी, राइट हाफ की वैल्यू कुछ और होगी और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगी. तो यहां पर इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है. देखो ऑड फंक्शन होने पे क्या होगा? ऑड फंक्शन पे ये हाफ ऊपर होगा और ये हाफ नीचे होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ऐसे में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा. लेकिन अगर हम इसको ऐसा देखें कि ये कुछ ऐसा है,
ऐसे में ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल वैल्यू नहीं है, ये इवन फंक्शन होने पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नोटिस करते हैं कि सिलेक्शन रूल that transmission can occur between energy levels only if one level has an odd quantum number and the other level has even quantum number। केवल तभी संक्रमण होगा सभी में जब फर्स्ट लेवल की वैल्यू ऑड हो और सेकेंड की इवन हो, या फर्स्ट की इवन हो तो सेकेंड की ऑड। ये हो गया आपका सिलेक्शन रूल। अब यहां दे रहा है बैंडविड्थ, सेकेंड पॉइंट जो आपका पढ़ना है। सिलेक्शन रूल में इतना ही था। वैसे तो जनरली हम लोग जब पढ़ते थे तो सिलेक्शन रूल को हम केवल 2 लाइन में बताते थे कि सिलेक्शन रूल हमको केवल ये बताता है कि कौन से संक्रमण से स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है और किससे नहीं मिलती। बस आपको थोड़ा मैंने 2 पॉइंट ज्यादा बता दिया कि डिडक्शन कैसे करते हैं इसका। आइए देखते हैं बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रल बैंड, और यही हम देखेंगे नेचुरल लाइन विड्थ। तो इसको समझते हैं पहले। सपोज कीजिए कि आपको एक स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, एनर्जी ये है और वेव नंबर समथिंग लाइक दैट। ऐसे पीक वाइज मिलता है, अलग अलग पीक्स। एक पीक की बात करें, दिस इज द टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है हमारी। अब इस टोटल हाइट को हम कहेंगे E मैक्स, एनर्जी के हिसाब से E मैक्स, और इसके आधे को हाफ E मैक्स। ये जो हाफ E मैक्स है यही आपका बैंड विड्थ कहलाता है। ठीक है, पहले समझते हैं। The width of an spectral absorption band is normally defined in terms of half bandwidth, that is width of band at half height। किसी भी बैंड की width उसके टोटल हाइट का हाफ मानी जाती है। एक दूसरा, an isolated stationary and unperturbed molecule system exhibit definite and fixed energy level which give rise to a sharp spectral line। तो अगर हम किसी आइसोलेटेड, अलग किया हुआ अकेले अणु का स्पेक्ट्रल लाइन लें तो वो किसी से डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए वर्ड यूज किया गया अनपर्टर्ब। पर्टर्बेशन या पर्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो अनपर्टर्ब लाइन देता है, यानी बिल्कुल क्लियर शार्प लाइन देगा आपको। लेकिन in bulk matter the varying intermolecular interaction continuously shift the stationary state energy level, therefore giving rise to a line broadening। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कोई सैंपल लेते हैं तो दैट सैंपल कैन नॉट बी अ मॉलिक्यूल और एन एटम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सैंपल के रूप में एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल लें। आप कुछ मिलीग्राम इसमें लेंगे, that 1 milligram, that 0.01 milligram, or whatever the quantity you are taking for the sample contains millions of molecules। ढेर सारे molecules होते हैं उसमें, और इन molecules के बीच होने वाला interaction क्या करता है, varying intermolecular interaction continuously shift the stationary state energy level। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल को थोड़ा बहुत शिफ्ट करते रहता है, थोड़ा बढ़ा देता है, कभी थोड़ा घटा देता है, जिसकी वजह से आपकी लाइन शार्प मिलने की बजाय थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती है, थोड़ा सा फैली सी मिलती है। एक और बात है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन बीइंग ऑब्जर्व्ड
not as infinitely sharp line, but both sharp and broad peaks may be instrument. अब यहीं पे हमको थोड़ा सा जानना, वास्तव में जब आप किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसकी लाइन के एकदम शार्प न होने के पीछे एक तो मटेरियल कारण जो हमने बता दिया कि बल्क मॉलिक्यूल, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की एनर्जी लेवल को शिफ्ट करते रहते हैं, और दूसरा कारण इंस्ट्रूमेंट भी है। इंस्ट्रूमेंट कैसे कारण है ये समझेंगे। The mechanical split in spectrometer are not infinitely narrow and so allow a range of frequency. अब ध्यान से ये सैंपल है और आपका लाइट सोर्स मान लीजिए कि 1 से 1000 की फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को इमिट कर रहा है, ठीक है। 1000 तरह की फ्रीक्वेंसीज उसमें है। आपका स्लिट क्या करता है, स्लिट पतली सी स्लिट होती है, झिरी, वो बहुत कम लाइट को इसमें से पास होने देता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को पास होने दे, पॉसिबल ही नहीं है। हम ऐसा इतना छोटा शेड वाला स्लिट बना ही नहीं पाते कि वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को पास होने दे। तो स्वाभाविक तौर पे इस स्लिट से होकर जाने वाली अनेक रेडिएशन होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल या मूल फ्रीक्वेंसी के आसपास होगी। आप क्या करते हैं, लगातार फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, स्लिट को ऊपर नीचे करके या स्लिट को घुमा के आप फ्रीक्वेंसी, अच्छा भाई फ्रीक्वेंसी हमको 10 नंबर की चाहिए, तो जब 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी डाल रहे होते हैं तो सिर्फ 10 नंबर की नहीं जाती, 8, 9, 11, 12, 13 यहां तक सब चली जाती। तो यही बताने की कोशिश है कि द मैकेनिकल स्लिट, स्पेक्ट्रोमीटर में लगा हुआ स्लिट इतना नैरो या इतना सकरा कभी नहीं हो सकता कि वो केवल एक फ्रीक्वेंसी को अलाउ करे, वो हमेशा एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पार जाने देता है। जब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जाती है तो क्या होता है, डिटेक्टर में रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पहुंचती है और इसकी वजह से डिटेक्टर एक शार्प लाइन बनाने की बजाय एक ब्रॉड लाइन बनाता है। लेकिन फिर भी स्लिट को एडजस्ट करते हैं, स्लिट को एडजस्ट करते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा तो आप माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हो, ऊपर नीचे करके थोड़ा 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 एडजस्ट करते हो जिसमें सबसे बेहतर चित्र आए। ऐसे ही होता है, स्लिट को भी हम स्पेक्ट्रोमीटर में एडजस्ट करते हैं और स्लिट को एडजस्ट करते करते इतने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं कि इससे ज्यादा और साफ नहीं किया जा सकता और शार्प नहीं किया जा सकता। सो दिस रिजल्ट्स इन ब्लरिंग of the absorption or emission pattern. It is however possible to improve the resolving power of an instrument by using suitable device in spectrometer design. But यहीं पे से definition है, ध्यान से सुनेंगे। But there is a minimum width inherent in any atomic or molecular transition known as natural line width, beyond which no instrument, however sophisticated, will show band narrowing or sharpening. यानी प्रत्येक इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, प्रत्येक आणविक और परमाणुविक संक्रमण के लिए एक पर्टिकुलर विड्थ ऑफ द स्लिट होती है, एक पर्टिकुलर विड्थ होती है जिससे ज्यादा और बेहतर आप इंस्ट्रूमेंट को नहीं कर सकते। यानी कि स्लिट की वो विड्थ जिस पर मैक्सिमम शार्प लाइन मिल रही है। हर एक स्पेक्ट्रम के लिए ये एक खास वैल्यू होती है। तो यहां फिर से पढ़ता हूं मैं, देयर इज अ मिनिमम विड्थ इनहेरेंट इन एनी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन नोन beyond which no instrument, however sophisticated, will show band resolving or sharpening. हर एक स्पेक्ट्रोमीटर में
कितना भी बढ़िया स्पेक्ट्रोमीटर हो, एक खास विड्थ होती है जिससे ज्यादा आप लाइन को शार्प नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर विड्थ को ही नाम दिया जाता है नेचुरल लाइन विड्थ। यानी मान लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां से। केस 1, आपका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा मिल रहा है, ये तो ठीक नहीं है। आपने स्लिट को थोड़ा सिकोड़ा तो विड्थ जो है, ये जो बोलते हैं अपन नेक्स्ट बैंड विड्थ जो है, ये थोड़ी सी क्या हो गई, सुधर गई, ऐसे हो गई। और आपने सुधारा और सुधर गई और बढ़िया किया। फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं कि वो इस पॉइंट के बाद आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो हमारे बैंड की विड्थ है, बैंड विड्थ किसको बोलते हैं, हाफ है ना, ये टोटल जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसकी टोटल हाइट अब इससे बढ़िया नहीं हो सकती। ठीक है, तो कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो, कितना भी अच्छा आप कोलैबोरेट कर लें, उसको कैलिब्रेट करें, आप अब इस बैंड विड्थ को इससे बेहतर नहीं कर सकते। तो ये बैंड विड्थ ही हमारी क्या कहलाएगी, नेचुरल लाइन विड्थ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब आते हैं नेचुरल लाइन विड्थ के बाद आपको क्या जानना है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू बैंड विड्थ इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कौन कौन से, इसको चेक करना है। Factors contributing in rotational and vibrational bandwidth. पहला है अनसर्टेनिटी रिलेशन एंड नेचुरल लाइन विड्थ। एक बार फिर से मैं नेचुरल लाइन विड्थ को एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा सा, ताकि क्लियर हो। देखिए, किसी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम का अगर